गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ तक पढ़ा दिया? गुड इवनिंग बेटा। कहाँ तक पढ़ाया हमने? थर्मोकेमिस्ट्री हो गया था ना बेटा? यस सर, आपने बोला था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल स्टार्ट कर। देखो बेटा, इधर वाला पढ़ डाला ना सब? बोलो बेटा, थोड़ा बहुत पढ़ा कि नहीं इसको? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। स्क्रीन आ रही? हाँ Yes. सर, आ रही है। इसको कुछ पढ़ा था? यस सर। देखो बेटा, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आइसोथर्मल का मतलब थ्रू आउट प्रोसेस टेम्परेचर इज सेम और कांस्टेंट। याद रखो बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है। और जो बेटा सिलेंडर की वॉल होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। जो बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है उसको कहते हैं डायाथर्मिक वॉल। मालूम है? यस सर। ठीक। और जो प्रोसेस बेटा अचानक होता है, बहुत तेजी से होता है, वो एडियाबैटिक होता है। आइसोबैरिक का मतलब थ्रू आउट प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक का मतलब थ्रू आउट प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और अगर यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन बेटा क्या होगा? जीरो। ठीक है। यस सर। उसके पहले बेटा ये स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। आपका सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट भी में गया, तो बेटा वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। और जो पाथ पे डिपेंड करती है उसे पाथ फंक्शन। और जब भी बेटा स्टेट फंक्शन का चेंज निकालना हो, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट से निकालते हैं। ठीक है। और बेटा ये याद कर लेना, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी बेटा क्या होती है? पाथ। बाकी सब क्या होते हैं? स्टेट। ठीक है, बोलो यस भाई। सर। इसके पहले बेटा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है एक्सटेंसिव, जो इंडिपेंडेंट होती है वो इंटेंसिव। देखो बेटा, मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, इसी में हीट कैपेसिटी और जोड़ लेते हैं। हीट कैपेसिटी ये भी बेटा एक्सटेंसिव है। अब देखो पहचानने का तरीका क्या है? जितनी भी बेटा एनर्जी की फॉर्म, चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, इंथैल्पी हो, इंट्रोपी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, सब बेटा मास डिपेंडेंट। और जितने भी फिजिकल कांस्टेंट है सब इंटेंसिव। और बेटा कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास डिफाइंड होगी, पर मोल डिफाइंड होगी, तो वो इंटेंसिव हो जाएगी। जैसे वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम पर मोल, मोलर वॉल्यूम क्या है? इंटेंसिव है। हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव है।
हीट कैपेसिटी पर ग्राम यानी स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव है, हीट कैपेसिटी पर मोल मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. फिर बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बेटा हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तो प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, ठीक है, और इसमें सिलेंडर की वॉल इंसुलेटेड होती है, यानी बेड कंडक्टर ऑफ हीट, उसको कहते हैं एडियाबैटिक वॉल। फिर देखो बेटा साइक्लिक प्रोसेस, जब कोई सिस्टम डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेप से गुजरता हुआ अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, उसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, आपको बेटा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बेटा सेम होती है। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगा तो चेंज बेटा क्या होगा, जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस में किसी भी स्टेट फंक्शन का चेंज बेटा हमेशा जीरो होता है, चाहे डेल्टा ई हो, डेल्टा एच हो, डेल्टा एस हो, डेल्टा जी, सब जीरो होता है बेटा। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा आपको याद रखनी है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये थोड़ा सा आपके केमिकल इक्विलिब्रियम वाले से अलग है। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, मतलब एक एजम्पशन है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए आइडियल प्रोसेस, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। बेटा जो प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो सब बेटा इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का दूसरा नाम होता है बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस का दूसरा नाम होता है नेचुरल प्रोसेस यानी नॉन आइडियल। तो बेटा सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल का मतलब जिसको आसानी से रिवर्स ना किया जा सके। अब अगर आप जबरदस्ती करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जिस प्रोसेस को आसानी से रिवर्स किया जा सकता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, जिसको आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो जितने भी बेटा नेचुरल प्रोसेस हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, यानी जो अपने आप होते हैं, वो सब इरिवर्सिबल है, नॉन आइडियल। आइडियल एक हाइपोथेटिकल अप्रोच है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा पॉइंट नंबर 2 है, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन बेटा मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसमें बेटा वर्क डन मैक्सिमम नहीं होता। देखो बेटा क्यों, ये बेटा आपके पास एक सिलेंडर है, स्क्रीन आ रही ना बेटा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें बेटा आइडियल गैस भरी हुई है। इस पर बाहर से जो पिस्टन गैस पे पिस्टन के थ्रू प्रेशर लग रहा वो पी एक्सटर्नल। गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन से लगातार टकरा रहे हैं, सिलेंडर की वॉल से टकरा रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल बेटा जो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं वो पी गैस है। अगर बेटा पिस्टन की डायरेक्शन अपवर्ड है तो बोलो बेटा एक्सपेंशन में
कौन सा प्रेशर हेल्प कर रहा, कौन अपोज कर रहा? बोलो बेटा। एक्सपेंशन में पी गैस कर रहा है और अपोज एक्सटर्नल कर रहा है। तो जो बेटा अपोज करता है ना, उसको बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। और जो बेटा हेल्प कर रहा है उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो देखो बेटा, जब ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा होगा तो बेटा पिस्टन लगातार ऊपर जाता रहेगा। बोलो बेटा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो जब ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग से बहुत ज्यादा होगा, पिस्टन लगातार ऊपर जाता रहेगा, आसानी से रिवर्स नहीं होगा, उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। अगर बेटा पी गैस ऑलमोस्ट पी एक्सटर्नल के बराबर है, स्लाइटली बेटा कम होता है, पी एक्सटर्नल स्लाइटली कम होता है, ठीक है ना? तो यानी पी गैस पी एक्सटर्नल से स्लाइटली ज्यादा है कह लो, या पी एक्सटर्नल पी गैस से स्लाइटली कम है, तो बेटा थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा तुरंत पिस्टन रुक जाएगा। बोलो बेटा, यहां पर ड्राइविंग फोर्स पी गैस अपोजिंग फोर्स से स्लाइटली ज्यादा होता है। ठीक है बेटा? तो बेटा अगर आप पी एक्सटर्नल को एट एनी हाउ पी गैस से ज्यादा कर दोगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। ठीक है? तो देखो यहां पर ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग से स्लाइटली ज्यादा है। अगर आप थोड़ा एफर्ट करके अपोजिंग को ड्राइविंग से ज्यादा कर दोगे, प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। ठीक बेटा? Yes, sir. तो देखो यही लिखा है पॉइंट नंबर 4 में, ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग, रिवर्सिबल। ड्राइविंग फोर्स इज मच हायर देन अपोजिंग फोर्स, सो इरिवर्सिबल। ठीक? और देखो बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, इनफैक्ट होता ही नहीं। तो हम डायरेक्टली ये नहीं कहते कि नहीं होता, हम कहेंगे बहुत धीरे धीरे होता है। कब कंप्लीट होगा पता नहीं, तो जिसका टाइम हम लोग नहीं निकाल सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट टाइम। रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा बहुत धीरे धीरे होता है, और बेटा कब कंप्लीट होगा पता नहीं, यानी इनफाइनाइट टाइम लेगा। इरिवर्सिबल बहुत फास्ट होता है, और बेटा इसका टाइम ऑफ कंप्लीशन निकाला जा सकता है, इसलिए बेटा इसको फाइनाइट कहते हैं। और देखो बेटा, जैसे आप ए से बेटा बी में गए, अगर बेटा आप ए से बी में रिवर्सिबल जा रहे हो तो बेटा रिवर्सिबल में नंबर ऑफ स्टेप इनफाइनाइट होते हैं, और हर स्टेप में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो स्टेप बेटा इनफाइनाइट होते हैं तो इक्विलिब्रियम इनफाइनाइट होते हैं, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इनफाइनाइट। और अगर बेटा इरिवर्सिबल है तो ए से बी एक स्टेप में होगा। तो यहाँ पर देखो एक स्टेप में होता है, इक्विलिब्रियम स्टेप भी कितने होंगे? 1, केवल फाइनल और इनिशियल के बीच में। समझ गए? Yes, sir. अब जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट नंबर 2 आइए, वर्क डन रिवर्सिबल में मैक्सिमम होता है। बताओ बेटा, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो पी एक्सटर्नल बेटा मैक्सिमम आप पी गैस के रिस्पेक्ट में कितना ले सकते हो?
बोलो, अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर बेटा एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को, एक्सटर्नल के प्रेशर पी गैस के रिस्पेक्ट में आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो? पी गैस के बराबर ले सकते हैं बेटा, क्योंकि उससे ज्यादा लेंगे तो कंप्रेशन होने लगेगा। बोलो भाई। यस सर। तो देखो बेटा, आप सबने पढ़ा है वर्क बेटा क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। बोलो, यस सर। वर्क का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है बेटा? पी एक्सटर्नल पे। और रिवर्सिबल में बेटा पी एक्सटर्नल ऑलमोस्ट पी गैस के बराबर होता है, यानी मैक्सिमम होता है। इसलिए वर्क डन भी बेटा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ई रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल पी गैस से बहुत कम होता है, इसलिए वर्क डन मैक्सिमम नहीं होता। समझ गए? एक बार फिर से सर। वर्क डन बेटा किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल प्रेशर। और बेटा रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट गैस के प्रेशर के बराबर होता है, यानी मैक्सिमम होता है। उससे ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो वर्क बेटा डिपेंड करता है पी एक्सटर्नल पर। रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल मैक्सिमम होता है, इसलिए वर्क डन मैक्सिमम होता है। ई रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल गैस के प्रेशर से बहुत कम होता है, इसलिए वर्क डन मैक्सिमम नहीं होता। समझ गए? यस सर। चलिए फिर से जरा इन पॉइंट्स को समझिए। रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, नेचर में जो एग्जिस्ट करता है उसको नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं, नॉन आइडियल। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब जिसको आसानी से रिवर्स किया जा सके। तो बेटा रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से थोड़ा सा कम होता है। अगर आप एफर्ट करके एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिए, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। यानी ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से स्लाइटली ज्यादा होता है, इसलिए प्रोसेस आसानी से रिवर्स हो जाता है। इरिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स पी गैस अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई प्रोसेस आसानी से रिवर्स नहीं होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होते हैं, कब कंप्लीट होंगे पता नहीं, यानी उनका टाइम ऑफ कंप्लीशन इनफाइनाइट। इरिवर्सिबल फास्ट होते हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन निकाला जा सकता है, दैट्स व्हाई फाइनाइट। ठीक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिवर्सिबल में वर्क डन बेटा मैक्सिमम होता है, इरिवर्सिबल में मैक्सिमम नहीं होता। और रिवर्सिबल में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इनफाइनाइट, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेप इनफाइनाइट। इरिवर्सिबल में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम 1 स्टेप 1। ठीक है बेटा, बोलो भाई। हेलो। यस सर। फिर ये सब वर्क डन है, ये सब आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साइन कन्वेंशन बस याद रखिए। देखो फिजिक्स से उल्टा है, ये भी याद रखना। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। मालूम है ना बेटा? यस सर। देखो ये सिलेंडर है, पिस्टन लगा है, आइडियल गैस भरी हुई है। अगर देखो
हीट की डायरेक्शन ये है, तो बोलो सिस्टम हीट ले रहा है या दे रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है, ले ले रहा रहा है। है। तो बेटा अगर हीट टेकन बाय द सिस्टम हो तो क्या लेना, प्लस। पॉजिटिव। और अगर बेटा एरो की डायरेक्शन ये हो तो क्या लेना, माइनस। इसको क्या बोलोगे, हीट टेकन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, फायदा हुआ। हीट गिवन बाय द सिस्टम निगेटिव। अगर बेटा पिस्टन नीचे की ओर ला रहे हो, गैस कंप्रेस हो रही, वर्क डन पॉजिटिव। पिस्टन अगर ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सपेंड हो रही है, निगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव। एक्सपेंशन में वर्क निगेटिव, कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव। हीट गिवन बाय द सिस्टम माइनस, हीट टेकन बाय द सिस्टम प्लस। ये साइन कन्वेंशन है। आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा हमें नहीं मालूम, केमिस्ट्री में जो हम बता रहे हैं वही फॉलो करना। क्लियर? Yes, sir. बोलो। यस सर। Yes, sir. हीट टेकन बाय द सिस्टम क्या लोगे, प्लस। पॉजिटिव। heat given by the system minus work done on the system plus work done by the system minus। ठीक है बेटा, देखो यही लिखा है, heat taken by the system positive, heat given by the system negative, work done by the system negative, work done on the system positive। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल या किलो जूल। सीजीएस यूनिट में अर्ग, 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग, सबको रटा है। हीट की यूनिट क्या होती है, कैलोरी या किलो कैलोरी। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करता है, और हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। वर्क को हीट में कन्वर्जन फैक्टर जे से डिनोट होता है, वैल्यू बेटा 4.18 होती है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद देखो बेटा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक वर्ड होता है बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दो बॉडी को टच करा, कोई हीट का ट्रांसफर ना हो, तो बेटा उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम। ठीक बेटा, बोलो। यस सर। Yes, और sir. बेटा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो, जीरो, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, बोलो यार। Yes, sir. और बेटा जिस सिस्टम में तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कहते हैं उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका टेम्परेचर टीए है, इसका टीबी है, इसका टीसी है। ठीक, तो बेटा जीरोथ लॉ का कहना ये है, अगर बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम, तो बेटा ए और सी का टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, यही sir. यही लिखा है, if body A is in thermal equilibrium with body B and body B is in thermal equilibrium with body C, then A and C must be in thermal equilibrium। और बेटा जीरोथ लॉ पे कौन काम करता है, थर्मामीटर। टीए बराबर टीबी, टीबी बराबर टीसी, टीए बराबर टीसी। कोई बेटा थर्मोडायनामिक्स के 4 प्रिंसिपल है, किसी का कोई प्रूफ नहीं है, केवल स्टेटमेंट है। ठीक है ना, लेकिन कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो इसको गलत साबित कर सके। ठीक बेटा, Yes, sir. फिर देखो, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी।
हीट कैपेसिटी क्या है? देखो बेटा, ये एक बीकर है, इसमें बेटा पानी भरा हुआ है। हमें नहीं मालूम इसका पानी, इसमें कितना पानी है। इसका टेम्परेचर बेटा 25 डिग्री सी है। आपने इसका टेम्परेचर कितना कर दिया? 26 डिग्री सी कर दिया। आपने इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी। तो बेटा, किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी राइज करने के लिए जितनी हीट देते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज नोन एज हीट कैपेसिटी। चेंज की जगह बेटा ज्यादा अच्छा वर्ड होगा इंक्रीज। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सी। इसमें सही से लिखा नहीं है बेटा। चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय इज लिख गया, यहाँ 1 डिग्री सी होगा। ठीक। तो बेटा, किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी राइज करने के लिए जितनी हीट आप देते हो, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक। स्मॉल सी यूनिट कैलोरी पर केल्विन, जूल पर केल्विन। मान लो बेटा, आपने डी क्यू हीट दी, टेम्परेचर राइज हुआ डी टी। तो बेटा 1 डिग्री सी के लिए क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। बेटा, डी क्यू हीट देने पर डी टी राइज हुआ, तो 1 डिग्री सी के लिए कितना देना पड़ेगा? डी क्यू बाई डी टी। इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है बेटा? हेलो। सर। फिर ध्यान रखना, हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट। और बेटा, ये एक पाथ फंक्शन है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है? फिर देखो बेटा, स्पेसिफिक हीट। आप सबने फार्मूला पढ़ा है, Q बराबर एम एस डेल्टा टी, S बराबर Q अपॉन एम डेल्टा टी। M बराबर 1 ग्राम रखा, डेल्टा टी 1 रखा, Q बराबर S। तो बेटा, 1 ग्राम सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी राइज करने के लिए जितनी हीट आप देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। ठीक। यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है? और बेटा, अगर स्टेट चेंज होगी तो डेल्टा टी क्या होगा? 0, एस क्या होगा? इनफाइनाइट। फिर मोलर हीट कैपेसिटी। अगर सिस्टम में मास 1 ग्राम की जगह 1 मोल कर दोगे, मोलर हीट कैपेसिटी। फार्मूला एन सी डेल्टा टी। 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी राइज करने के लिए जितनी हीट दोगे, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन होगा? मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट। बताओ बेटा, वाटर की मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 1. वाटर की मोलर हीट कैपेसिटी बताओ। किसी को नहीं मालूम? बोलो बेटा। नो सर। मालूम सबको है, दिमाग नहीं चल रहा तुम लोगों का। अभी बताएंगे हाँ मालूम था। तो चलो जरा नाम लेके पूछते हैं। रूही वर्मा। सर 1। 1। 1 क्या यूनिट है कुछ? नहीं क्लियर है। थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हो तुम लोग।
बस आप लोग के चैप्टर है खत्म हो रहे हैं। कितना बेटा? किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 किलो कैल पर मोल। 1। नहीं बेटा, आज के बाद बेटा याद रखना, वाटर का एस होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ये जो 1 आप बता रहे हो ना, वो स्पेसिफिक हीट होती है। अब इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी या 1 केल्विन इंक्रीज करोगे, 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। आप बताओ बेटा, वाटर का सी कितना होगा? बोलो बेटा। अच्छा बताओ, 1 रुपए में एक पेंसिल मिलती है तो 18 रुपए में कितनी मिलेगी? 18। पेंसिल ही 4.1 देख लो, 4.1 मिलेगी। 4.1 क्या बता रहे, जूल? किलो जूल। बहुत सही गुरु। क्या जूल। क्या नाम है बेटा? फिर से मेरा क्वेश्चन सुनो। एक पेंसिल 1 रुपए में मिलती है, 18 पेंसिल कितने की मिलेगी? 18। 18। 18। 18 ही क्यों लिया हमने? Molecular weight of water 18। Molecular weight of water। मोलर हीट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? एक मोल का जो राइज करते हैं टेम्परेचर बाय 1 डिग्री से। तो 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी, तो 1 मोल के लिए 18 कैलोरी नहीं होगा? होगा। Yes इतना sir। इतनी अकल नहीं लगा पा रहे हो तुम लोग? देखो ये फार्मूला लिखा है कि नहीं? मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 18। स्पेसिफिक हीट कितना? 1। पूछ कुछ रहे हैं, वो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मतलब क्या है इसका? 1 मोल यानी 18 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएंगे 18 कैलोरी, 1 ग्राम का बढ़ाएंगे तो 1 कैलोरी। समझ गए? यस सर। तो बेटा केवल याद नहीं रखा जाता, उसका मतलब समझोगे तभी तो अप्लाई कर पाओगे। फिर आइए, मोलर हीट कैपेसिटी। देखो बेटा, ये इसमें भी तुम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। अगर बेटा फिजिकल स्टेट लिक्विड है, लाइक वाटर, तो वाटर के लिए सीपी सीवी जैसे कुछ नहीं होता है। वाटर का सीपी बराबर सीबी बराबर सी होता है, और कितना होता है? 18 कैलोरी। याद रहेगा? यस सर। Yes sir। वाटर के लिए यानी लिक्विड के लिए सीपी सीवी जैसी कोई चीज नहीं होती है, सब सी होता है। और कितना होता है? 18 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। समझ गए? और यही अगर जूल में होगा, 18 इंटू 4.18 कर लो, 75 आ जाएगा। अगर ध्यान हो तो ये क्वेश्चन मैंने कराया है, सीट का पहला क्वेश्चन यही है। समझ गए? बोलो। तो ये जो सीपी सीवी का कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है? ये क्या लिखा है? गैस, आइडियल गैस। कोई पूछे लिक्विड के लिए सीपी बराबर सीवी क्यों होता है? आप बोलोगे लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं,
प्रेशर अप्लाई करने पर उनका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करता है, इसलिए सीपी सीवी जैसी कोई बात नहीं होती। समझ गए? तो देखो बेटा, गैसों के लिए मोलर हीट कैपेसिटी दो तरीके की, सीपी सीवी। कांस्टेंट प्रेशर पर 1 मोल आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाओगे, गिवन हीट क्या कहलाएगी? सीपी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या कहलाएगी? सीवी। समझ गए? यस सर। देखो, Q का फॉर्मूला होता है एन सी डेल्टा टी। अगर बेटा आइडियल गैस है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो Q को बोलते हैं डेल्टा एच और C को क्या बोलेंगे? सीपी। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Q को क्या बोलेंगे? डेल्टा ई। और सीपी को क्या बोलेंगे? सीवी। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी 1 मोल के लिए डेल एच या डेल्टा एच कह लो, डेल टी एट कांस्टेंट पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। सीवी को क्या लिखेंगे? डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। समझ गए? कभी कभी ऐसे रिलेशन पूछ लेता है। देखो बेटा, ये आपका सीपी देखो ऐसे लिखा भी मिल सकता है, सीवी ऐसे लिखा मिल सकता है। डेल्टा एच का ये फार्मूला, डेल्टा ई का ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले किसके लिए हैं? आइडियल गैस के लिए। ठीक है बेटा? फिर आपने पढ़ा Yes, होगा sir. आइडियल गैस के लिए सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। डिफरेंस बेटा किसके बराबर होता है? कैपिटल आर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेयर रिलेशन। क्वेश्चन है बेटा, सीपी की वैल्यू सीवी से ज्यादा क्यों होती है? तो देखो बेटा, जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर 1 मोल आइडियल गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो, कितना? 1 डिग्री सी, तो जो बेटा हीट आप देते हो उसको क्या नाम बोलते हो? सीपी। क्लियर? यस सर। फिर से Yes, sir. समझो, केवल आप लोग दबाव में क्लियर बोल लो, क्लियर है नहीं। देखो फिर से समझो, आपके पास बेटा सिलेंडर में 1 मोल आइडियल गैस है, कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाया आपने, तो बेटा बाय डेफिनेशन जो हीट आपने दी उसको सीपी कहा जाएगा। अब बेटा वो जो आपने क्यू हीट दी वो 2 काम में खर्च हुई। आपको लगेगा आपने 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाया, एक ही काम हुआ? नहीं, उसमें 2 काम होते हैं बेटा। गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ता है, और बेटा गैस के द्वारा काम किया जाता है, क्योंकि आप गर्म करोगे तो बेटा एक्सपेंशन होगा, वर्क डन बाय द गैस होगा, तो गैस को काम करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो देखो बेटा, जिसको आप क्लेम कर रहे हो सीपी, वो 2 हीट का सम है, 1 डिग्री सी राइस के लिए क्यू और बेटा वर्क डन के लिए डब्ल्यू। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट वॉल्यूम पर बेटा 1 डिग्री सी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जो हीट दिया उसको क्या बोलोगे? सीवी। ठीक है ना? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर बेटा केवल 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ता है, वर्क डन 0 होता है, क्योंकि आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है। तो बेटा सीवी बेटा केवल क्यू के बराबर हो। देखो इधर सीपी, देखो 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा ये, और वर्क डन का ये। सीवी में बेटा केवल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, तो ये दोनों बेटा कॉमन हो गए, तो सीपी माइनस सीवी करोगे तो ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा। सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है? डब्ल्यू। व्हाट इज डब्ल्यू?
वर्क डन बाय द Work done by gas. प्लस होगा कि माइनस? Plus होगा. अरे मैडम फिजिक्स नहीं, Minus. Minus. केमिस्ट्री पढ़ रही हो। Minus. वर्क डन बाय द गैस यानी माइनस। कब? जब आपने गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाया, तो Cp माइनस Cv W के बराबर होता है, वर्क डन बाय द गैस के बराबर होता है। समझ गई? ठीक। अब देखो ये Yes, sir. W R के बराबर क्यों होता है? तो देखो बेटा, कांस्टेंट वैल्यू पर केवल टेम्परेचर राइज होता है, वर्क डन 0 होता है। तो देखो बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पर Cp 2 एनर्जी का सम है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर Cv केवल Q है, दोनों का डिफरेंस लिया तो क्या आया W, वर्क डन बाय द गैस। अब देखो ये R के बराबर क्यों है? PV बराबर RT होता है बेटा। आपने मान लो टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाया तो T कितना हो गया? T+1। वॉल्यूम इंक्रीज होके V प्लस डेल्टा V हो गया। तो देखो बेटा, आपने प्रेशर वही रखा, 1 डिग्री सी टेम्परेचर पर वॉल्यूम बेटा डेल्टा V बढ़ गया, तो नया वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V, नया टेम्परेचर T+1 R ये है ठीक। इसको मल्टीप्लाई करो, PV प्लस P डेल्टा V इक्वल टू RT प्लस R हो गया। आइडियल के लिए P बराबर क्या होता है? RT। तो P डेल्टा V बेटा किसके बराबर हुआ? R। P डेल्टा V क्या होता है? वर्क। इसीलिए Cp माइनस C बराबर R होता है। समझ गए? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इस लाइन को समझो, डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस in the expansion when 1 mole of gas is heated by 1 degree C। जब 1 मोल आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी राइज करने के लिए उसको हीट करते हैं, तो गैस के द्वारा एक्सपेंशन के कारण जितना वर्क डन होता है वो बेटा Cp माइनस Cv होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू कैपिटल R माइनस 8.31 जूल, सिंबल माइनस। समझ गए? बोलो। Yes, sir. तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी ये तो लिखा है हीट की यूनिट किलो कैलोरी या किलो कैलोरी, ये कन्वर्जन ही तो ऑलरेडी हुआ। साइन कन्वेंशन पहले ही बता दिया आपने। आइए बेटा, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो बेटा, ये आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है, वॉल्यूम बेटा V1 है, एक्सटर्नल प्रेशर P है। आपने बेटा प्रेशर को फिक्स रख के वॉल्यूम को इंक्रीज किया, V2 ग्रेटर देन V1। बोलो एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन? एक्सपेंशन। ठीक। अब बेटा ये आपका V2 है, यहाँ डायग्राम वाइज देखोगे तो दोनों इक्वल लग रहा है, लेकिन यहाँ देखो V2 बेटा ग्रेटर देन V1 है, तो वर्क डन बेटा क्या होगा? माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है? और ये ध्यान रखना, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और 1 ATM 1.013 इंटू 10 की पावर 5
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको दूसरी जगह दिखाते हैं, छोड़ो। इसको देखो बेटा, वर्क डन इन वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। देखो बेटा, वर्क डन निकालने के क्वेश्चन बहुत आसान, बस आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है और ये डिसाइड करना है कि कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। वर्क डन बेटा 2 केस में पूछा जाता है, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल। ठीक, तो देखो बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस यानी जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। देखो बेटा, एक ये सिलेंडर है, आइडियल गैस भरी है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, एक्सटर्नल प्रेशर ये। आपने बेटा एक्सपेंशन किया, प्रेशर को फिक्स रख के वॉल्यूम इंक्रीज किया, V2 ग्रेटर देन V1, एक्सपेंशन हुआ। आपसे कह रहा वर्क डन बताइए। तो बेटा वर्क डन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, W एक्सपेंशन माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक, अब देखो एग्जांपल, अगर मान लो एक्सटर्नल प्रेशर बेटा 1 atm, इनिशियल वॉल्यूम V1 1 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम V2 2 लीटर है, कह रहा वर्क डन बताओ। ठीक है, आ जाइए बेटा, W एक्सपेंशन का ये फार्मूला, प्रेशर की जगह ये रखा, वॉल्यूम की जगह बेटा ये रखा, वर्क डन आया atm लीटर में। लेकिन बेटा हमें आंसर किस में देना होगा, जूल में। 1 atm को देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रख दिया, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। बेटा कट पिट के क्या बचा, न्यूटन मीटर, ये आ गया। 1 न्यूटन मीटर का दूसरा नाम क्या होता है, जूल। ये बेटा कन्वर्जन यूनिट याद रखना, 1 atm लीटर इक्वल टू 101.3 जूल। किसी को कोई दिक्कत बेटा, बोलो। No, sir. तो बेटा केवल आपको क्वेश्चन में क्या देखना, प्रोसेस का नाम क्या। अगर बेटा प्रोसेस आइसोबैरिक है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हुआ है, तो वर्क डन माइनस P डेल्टा V। ठीक, चलो बेटा 146
आंसर बोलो, पेन वेन नहीं चलाना, बोलो। देखो बेटा, मेन आपको इस पे अटेंशन पे करना है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो देखो बेटा, डीएम क्यूब का दूसरा नाम लीटर, तो डेल्टा वी बेटा फार्मूला क्या लगाया, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल बेटा कितना 3 ATM, V2 माइनस बेटा V1 कितना 6 ATM लीटर, गुणा कर दिया इसका, ये आंसर हो गया। ठीक बेटा, 147 बोलो। वन 147 बोलो। Fourth. बोलो बेटा। देखो Zero. देखो, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। बेटा क्वेश्चन में वैक्यूम लिखा हो, फ्री एक्सपेंशन लिखा हो, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, वर्क डन जीरो। ठीक बेटा, Yes. Yes, sir. इसको सही से पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। Fourth option. कौन सा? फर्स्ट फर्स्ट? कैसे फर्स्ट बेटा, कैसे स्कूल में कन्वर्ट किया ना कैलोरी है? स्कूल में कन्वर्ट किया कैलोरी, तो कैलोरी के टर्म्स में आएगा सर। अगर हम निकालेंगे परफोर का फंक्शन निकालेंगे कैलोरी के टर्म्स में आएगा, तो सर उसको स्कूल में कन्वर्ट करेंगे 4.1 कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करोगी? MS डेल्टा टी MC डेल्टा टी। क्या करोगे जरा बताओ, क्या करोगे यार? न्यू MCP डेल्टा टी सर करेंगे तो सर टीपी की जो वैल्यू आएगी सर वो जो है वो ग्राम कैलोरी के टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 4.1। मैडम पूछ क्या रहा, आपको मालूम है? हाँ, कौन सा वर्क डन निकालोगी आप? बताओ कौन सा वर्क डन निकाल रहे हो आप? फार्मूला समझा दिया तुमने, एनसी एमसी डेल्टा टी एम एल क्या क्या बोल दिया। अरे मैडम क्वेश्चन समझिए, हलवा नहीं है कि सूजी शक्कर मिला दो बन ही जाएगा साला। देखिए क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ ए गैस is heated at constant pressure to raise its temperature by 1 degree C। वर्क डन बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको सीपी माइनस सीवी कहते हैं। कैपिटल आर होता है 8.31 होता है, माइनस में होता है, समझ गए? बोलो Yes. बोलो, समझे? पहले इसीलिए मैंने मेरा बोला क्वेश्चन पढ़ो समझो फिर आंसर दो। याद रखो बेटा, जब 1 मोल आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक, तो वर्क डन सीपी माइनस सीवी यानी कैपिटल आर के बराबर होता है, 8.31 जूल होता है, बाई सिंबल माइनस होता है। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ कोई फार्मूला नहीं दिमाग लगाना था।
चलो जरा इसका आंसर बोलो। एक आइडियल गैस का एक्सपेंशन किया जा रहा कांस्टेंट प्रेशर पर, वर्क डन बताइए, थोड़ा पेन चला के बताइए। बताइए जूल में कितना होगा। अगर आप सही आंसर नहीं बता पा रहे इसका मतलब आपको घटाना नहीं आता। सर -900। बिल्कुल सही। थोड़ा और अच्छा बोलते, -900 जूल, यस और अच्छा, और अच्छा लगता। आ रहा भाई सबका, बोलो। Yes, sir. देखो बेटा, -P एक्सटर्नल 1 × 10⁵। V2 देखो बेटा, यहाँ 10⁻², है ये, इसको 10 × 10⁻³ कर लो, -1 × 10⁻³ ये बेटा आया 9 × 10⁻³ गुणा करोगे तो 900 जूल हो गया माइनस का। ठीक बेटा। यस सर। 154 करो। देखो क्वेश्चन क्या है। 10 मोल आइडियल गैस एक 10 लीटर के सिलेंडर में भरी हुई है, आपने उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज किया। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा 1 बार है, कांस्टेंट। वर्क डन बताइए। 10 मोल आइडियल गैस एक सिलेंडर में भरी है जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है, उसको बेटा एटमॉस्फेयर में रिलीज किया गया जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 बार। तो कह रहा वर्क डन बताओ, फटाफट सॉल्व करके बताओ। आंसर ये है। बोलो बेटा, वर्क डन का फार्मूला ये लगेगा, हाँ या ना। यस सर। तो देखो बेटा, P एक्सटर्नल 1 बार लिखा हुआ है, V1 बेटा 10 लीटर दिया है, V2 कैसे निकालोगे, बोलो। ये देखो आइडियल गैस लिखा है, हाँ बोलो भाई। PV is equal to PV = nRT से फटाफट वॉल्यूम निकालो, देखो कितना आ रहा। 249। देखो V1 बेटा 10 लीटर, V2 निकालो 249 लीटर, तो डेल्टा V बेटा कितना हुआ 239। आंसर ये होगी। बोलो प्लस होगा या माइनस। माइनस। माइनस, क्योंकि एक्सपेंशन है। आगे बढ़े भाई। Yes, sir. अब आइए बेटा, इंटरनल एनर्जी। इससे डिनोट करते हैं कैपिटल ई से या बेटा कैपिटल यू से। देखो बेटा, किसी भी सिस्टम में जितने भी टाइप की एनर्जी पॉसिबल है उन सबका सम कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। देखो बेटा, किसी सिस्टम में कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आर का मतलब रोटेशनल एनर्जी,
V का मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी, T का मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी, NUC का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर सभी टाइप की एनर्जी का सम क्या कहलाता है बेटा? इंटरनल एनर्जी। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल एनर्जी। देखो बेटा, आई आई का बेटा बेटा माइक बंद करो, किसी का माइक ओपन है बंद कर लो बेटा। देखो पहले कैरेक्टरिस्टिक, अरे यार बंद तो करो। इंटरनल एनर्जी जे बेटा स्टेट फंक्शन, अभी हमने पीछे स्टेटमेंट बताया था, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। बोलो बेटा, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी, पाथ, बाकी सब स्टेट। तो बेटा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, मतलब आप इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी में गए, इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी E1 है, फाइनल की E2 है, तो बेटा डेल्टा ई कैसे निकालोगे? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। आप ए से बी किस रास्ते से जाते हो, चेंज को इससे कोई लेना देना नहीं। आपको इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर नंबर 2, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है। बताओ बेटा क्यों? Sir, final initial जी। same is जिस पोजीशन पे गया वहीं पे वापस आ गया। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट बेटा सेम होती है। फिर बेटा इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके लिए क्या याद रखोगे? जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है सब बेटा मास डिपेंडेंट है, सब एक्सटेंसिव है। जितना ज्यादा मास एनर्जी उतनी ज्यादा। फिर बेटा पॉइंट नंबर 4, अगर बेटा आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गए, प्रोसेस आइसोकोरिक है, एनर्जी चेंज को क्या बोलोगे? इंटरनल। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। फिर बेटा जिस एपरेटस में, जिस वेसल में इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट किया जाता है उसको बोला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर में प्रोसेस कैसा होता है? आइसोकोरिक। वर्क डन बेटा क्या होता है? 0। ठीक। फिर बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इंटरनल एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? देखो बेटा इंटरनल एनर्जी इतनी एनर्जी का सम, इसमें से कुछ का तो एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल है, कुछ बेटा एक्यूरेट नहीं नापी जा सकती, इसलिए एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, ना हमें कोई जरूरत होती है। हम हमेशा थर्मोडायनामिक्स में बेटा चेंज निकालते हैं। फिर बेटा आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज निकालने का फॉर्मूला डेल्टा ई बराबर NCV डेल्टा टी। और अगर बेटा आपके सिलेंडर में आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा, क्योंकि डेल्टा टी आइसोथर्मल में 0 होता है। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। फिर बेटा देखो, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सिस्टम से बेटा हीट सराउंडिंग में जाएगी, सिस्टम को हीट का लॉस होगा, इंटरनल एनर्जी घटेगी। एंडोथर्मिक में सिस्टम सराउंडिंग से हीट लेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो बेटा हीट टेकन बाय द सिस्टम है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, हीट गिवन बाय द सिस्टम है डिक्रीज। एंडोथर्मिक में इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, डेल्टा ई प्लस, एक्सोथर्मिक में इंटरनल एनर्जी घटती है, डेल्टा ई माइनस। फिर बेटा
किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो तरीके से चेंज कर सकते हो। पहला बेटा हीट, दूसरा वर्क। ठीक, अगर हीट टेकन बाय द सिस्टम है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हीट गिवन बाय द सिस्टम है घटेगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम है बढ़ेगी, वर्क डन बाय द सिस्टम है घटेगी। जहां पर Q या W प्लस होता है बढ़ेगी, Q या W माइनस है तो घटेगी। ठीक है बेटा, यस बोलो सर। फटाफट इस न्यूमेरिकल को करके आंसर बताओ। एक सिलेंडर में 5 मोल नाइट्रोजन गैस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट किया गया 30 डिग्री सी से 60 डिग्री सी पर। बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलोरी में कौन सा फार्मूला लगेगा? NRT क्या देवी जी? CVDT डेल्टा ई एन सीवी डेल्टा टी। यस सर 150 कैलोरी। नाइट्रोजन का सीवी क्या होता है? 5/2 R होता है। यस सर यस सर। R कैलोरी में कितना लोगे? 2। 2। 2 ये आंसर हो गया। अब आइए बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसे हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसने दिया? रॉबर्ट मेयर ने और हेल्मटेज। ठीक, इनका कहना है बेटा टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। हाउएवर सिस्टम या सराउंडिंग की इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। अगर सिस्टम की इंक्रीज करेगी तो सराउंडिंग की उतनी ही डिक्रीज, सम सेम। सिस्टम की डिक्रीज करेगी, सराउंडिंग की इंक्रीज, सम सेम। जैसे एक बेटा आपके पास ये सिलेंडर है, आइडियल गैस, उसकी बेटा उसके पास सिस्टम के पास हीट Q1 है, सराउंडिंग के पास Q2 है। सिस्टम के पास Q1 है, सराउंडिंग के पास Q2 है, तो बेटा टोटल हीट बेटा कितनी है? Q1 प्लस Q2। अब बेटा सिस्टम से सराउंडिंग में Q हीट चली गई, तो बोलो बेटा सिस्टम के पास कितनी बची? बोलो बेटा Q1 माइनस Q, डिक्रीज की। सराउंडिंग की इंक्रीज होके क्यों हो गई? Q2 प्लस Q। बेटा जोड़ोगे तो वही रहेगा। ठीक है, यस सर। इसी का दूसरा फॉर्म, अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी सिस्टम की वॉल एडियाबैटिक है, इंसुलेटेड है, अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती, बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती, यानी एडियाबैटिक, तो बेटा टोटल हीट ऑलवेज बेटा क्या होगी? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, आपके पास 500 रुपए है, कमरे में बंद कर दिया जाए, बाहर ताला लगा दिया जाए, तो बोलो बेटा 2 दिन बाद खोलेंगे तब भी 500 रुपए आपके पास रहेंगे ना? बोलो, यस सर खर्च तो कर नहीं पाओगे। मान लो तुमने अंदर से ऑनलाइन ऑर्डर कर भी दिया, तो बाहर थोड़ी आप पैसा तो बाहर देना पड़ेगा ना। आप कहोगे ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। चलो, लेकिन बेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन पॉसिबल है। However, it can be converted into one form to another. जैसे देखो बेटा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे जाएगी? देखो ये एक सिलेंडर है, आइडियल गैस भरी हुई है, इंसुलेटेड है, मान लो इसके पास Q हीट है। अगर बेटा पिस्टन की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, वर्क डन बाय द सिस्टम है,
तो बोलो बेटा, सिस्टम को बाहर से हीट मिल नहीं रही, लेकिन सिस्टम ने काम किया, तो बोलो सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल गई? बोलो भाई। बोलो। आवाज आ रही? यस सर, आवाज आ रही है। अगर आपको 3 दिन खाना ना दिया जाए, केवल पानी दिया जाए, तो बोलो बेटा तब भी हम लोग जिंदा रहते हैं? यस सर। 3 दिन तो जिंदा रह ही लेंगे। तो बेटा हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही? इंटरनल एनर्जी। जो अंदर स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी है, वही चीज यहाँ पर है। भाई गैस ने पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का दिया, तो गैस को काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही? इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी बेटा वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो बताओ इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है इंक्रीज? डिक्रीज। तो देखो इंटरनल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए लिखा हाउ एवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। इसी का नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो सबसे पॉपुलर है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन पॉसिबल है। जब भी बेटा एनर्जी की एक फॉर्म डिसअपियर होती है, तो सेम अमाउंट दूसरी फॉर्म का अपीयर होता है। तो बेटा ये 4 अलग अलग स्टेटमेंट जरूर है, लेकिन सबका मतलब एक ही है, एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है। कोई दिक्कत? बोलो बेटा। नो सर। तो देखो 4 अलग अलग स्टेटमेंट जरूर लिखे हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है। जैसे देखो आप एक बॉल को वैक्यूम में फेंक रहे हो, तो बेटा जब बॉल आपका हाथ छोड़ रही है, तो बेटा उसकी पास केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। केवल काइनेटिक एनर्जी यानी मैक्सिमम होगी, मान लो बेटा एक्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी होगी? 0, जब बॉल आपका हाथ छोड़ रही है। अब बेटा बॉल धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी तो बेटा वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल पे। टॉप पॉइंट पे बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी हो जाएगी? एक्स के बराबर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन। और इन बिटवीन बेटा किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल भी होगी, काइनेटिक भी होगी, और दोनों का सेम क्या होगा? एक्स। समझ गया बेटा? यस सर। तो बेटा जब भी एनर्जी की एक फॉर्म डिसअपियर होती है, तो सेम अमाउंट दूसरी फॉर्म का अपीयर होता है। ठीक, फिर से देखो 4 स्टेट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन सिस्टम या सराउंडिंग की इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन पॉसिबल है। सबसे पॉपुलर फॉर्म है, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। और जब भी एक फॉर्म डिसअपियर होता है, तो सेम अमाउंट दूसरी फॉर्म का अपीयर होता है। जैसे आप एक बॉल को वैक्यूम में फेंकते हो, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है, काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल में कन्वर्जन होता है। ऊपर से नीचे आती है तो पोटेंशियल का काइनेटिक में कन्वर्जन होता है। ठीक है बेटा? बोलो। यस सर।
फिर देखो बेटा, हमारे बाद तो कोई क्लास नहीं है ना? नो सर, 5-10 मिनट ज्यादा पढ़ा ले। बिल्कुल Yes. सर। अब देखो बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो बेटा, एक ये सिलेंडर है, इसमें आइडियल गैस भरी हुई है। लेट इसकी इंटरनल एनर्जी बेटा E1 है। बताओ बेटा, इंटरनल एनर्जी चेंज करने के हमने कितने तरीके बताए? 2। बताओ बेटा, ये एरो की डायरेक्शन है, तो हीट टेकन बाय द सिस्टम है या गिवन? टेकन, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की या डिक्रीज? इंक्रीज, तो बेटा इनिशियल E1 थी, इंक्रीज होके E1 प्लस Q हो गई। कोई दिक्कत? नो सर, आप बेटा पिस्टन को नीचे की ओर ला रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस हुआ या माइनस? प्लस। पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? इंक्रीज, E1 प्लस Q प्लस W। दो तरीके थे, दोनों यूज कर लिए। इसको क्या बोलोगे बेटा? फाइनल इंटरनल एनर्जी। कोई दिक्कत? फाइनल को हमने नाम दिया E2, तो बोलो E2 बराबर क्या हुआ? E1 प्लस Q प्लस W। कोई दिक्कत? इसी को बेटा E2 माइनस E1 इक्वल टू Q प्लस W लिख सकते हैं। बोलो बेटा। Yes, sir. डेल्टा E बराबर क्या हुआ? Q प्लस W। इसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है बेटा, Yes, sir. आप सभी न्यूमेरिकल इससे करोगे। बाय द वे, अगर मान लो ऐसी सिचुएशन होती, पिस्टन की डायरेक्शन अपवर्ड होती, तो बोलो इनिशियल इंटरनल एनर्जी E1, Q1 हीट लिया तो E1 प्लस Q, वर्क डन बेटा माइनस है यहाँ पे, तब बेटा क्या आता? ये आता। तो देखो बेटा, इक्वेशन 1 भी फर्स्ट लॉ है, इक्वेशन 2 भी फर्स्ट लॉ है, लेकिन आप सभी न्यूमेरिकल फर्स्ट से करोगे। समझ गए? अगर हीट टेकन बाय द सिस्टम है तो प्लस रखना, गिवन बाय द सिस्टम है माइनस रखना, वर्क डन ऑन द सिस्टम है प्लस रखना, वर्क डन माइनस है और बाय द सिस्टम है माइनस रखना। ठीक बेटा? Yes, यस sir. सर। अब आइए बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स in for different process.
पहला बेटा आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलो बेटा, आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी बेटा क्या होगा? 0। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, डेल्टा ई 0 होगा। Yes, sir. फर्स्ट लॉ बोलो क्या होता है? डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये बेटा 0 हो गया तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू या माइनस क्यू बराबर प्लस डब्ल्यू। दोनों का मतलब अलग अलग है। पहले का मतलब क्या है? हीट टेकन बाय द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। दूसरे का मतलब क्या है? हीट गिवन बाय द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्लियर? Yes, sir. ये स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। दूसरा बेटा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा ई बेटा क्या होता है? 0 होता है। Yes, sir. तो डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पर भी क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू या माइनस क्यू बराबर प्लस डब्ल्यू। वही स्टेटमेंट यहाँ पर भी होगी। ठीक। हीट टेकन बाय द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू हीट गिवन बाय द सिस्टम। ठीक, बोलो, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. आइसोकोरिक प्रोसेस। बोलो बेटा, डेल्टा वी क्या होगा? 0। 0 होगा। डब्ल्यू एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सटर्नल डेटा भी। तो वर्क डन बेटा 0 हो गया। यस सर। तो डेल्टा ई बेटा किसके बराबर हुआ? क्यू के। ठीक है। या तो दोनों बेटा प्लस या तो दोनों माइनस। बताओ पहले वाले का स्टेटमेंट क्या होगा? हीट टेकन बाय द सिस्टम इक्वल टू इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्योंकि प्लस हीट गिवन बाय द सिस्टम डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। बोलो बेटा, जब दोनों प्लस, तो देखो हीट क्यू प्लस का मतलब हीट टेकन बाय द सिस्टम, डेल्टा ई प्लस का मतलब इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्यू माइनस का मतलब हीट गिवन बाय द सिस्टम, डेल्टा ई माइनस का मतलब डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। नो सर। No, sir. एडियाबैटिक Q0, Q बराबर 0। डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू। अब बेटा डेल्टा ई किसके बराबर हुआ? डब्ल्यू के। या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। दोनों प्लस क्या मतलब है? वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कंप्रेशन, इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। वर्क डन बाय द सिस्टम, डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। आइसोबैरिक प्रोसेस बेटा पी क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन का 0 नहीं होता, क्या माइनस होता है? Q डेल्टा। पी डेल्टा वी। तो यहाँ बेटा कोई चीज 0 नहीं होती। तब डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू Q माइनस माइनस। W। बस इतना। कोई दिक्कत इतने में? नो सर। उसके बाद आइए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, एडियाबैटिक
expansion of ideal gas in vacuum. वैक्यूम का मतलब फ्री एक्सपेंशन, ठीक। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन यानी एक्सपेंशन इन वैक्यूम। बोलो बेटा, एडियाबैटिक है तो क्या जीरो हो गया? क्यू बेटा क्या हो गया? जीरो। 0 बोलो बेटा, फ्री एक्सपेंशन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 पी एक्सटर्नल जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है। यस सर तो माइनस पी एक्सटर्नल माइनस डब्ल्यू क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वर्क डन जीरो। बोलो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। डेल्टा ई जीरो हो गया। डेल्टा ई बराबर बेटा क्या होता है? एन सी बी डेल्टा टी होता है। बेटा ये आपका क्या है? जीरो। देखो बेटा, ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो होने की जिम्मेदारी किस पर आई? बोलो। टेम्परेचर। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो कब होगा? जब डेल्टा टी जीरो होगा। डेल्टा टी जीरो का मतलब प्रोसेस एडियाबैटिक के साथ साथ क्या है? आइसोथर्मल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब नाइदर कूलिंग रेटिंग नॉर हीटिंग। तो देखो बेटा, जब आइडियल गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हो वैक्यूम में, यानी फ्री एक्सपेंशन करते हो, एडियाबैटिक के कारण क्यू जीरो, फ्री एक्सपेंशन के कारण वर्क डन जीरो, दोनों रखा फर्स्ट लॉ में डेल्टा ई जीरो। डेल्टा ई जीरो का मतलब एडियाबैटिक के साथ साथ प्रोसेस बेटा कैसा हो गया? आइसोथर्मल। ठीक है, नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग। फटाफट क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर बोलो। बोलो बेटा। बोलो, स्क्रीन आ रही? सेकेंड सर। देखो बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है, आइसोकोरिक, वर्क डन जीरो, क्यू बराबर डेल्टा। सेकेंड ऑप्शन। 145 आपका क्वेश्चन बेटा केवल इसमें है। बताओ बेटा, प्रोसेस का नाम? एडियाबैटिक एडियाबैटिक, तो क्यू बराबर जीरो, डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू, वो जीरो नहीं होगा। देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन? यही वाला पूछ रहा है। तो देखो बेटा, एडियाबैटिक है तो क्यू जीरो होगा, फ्री एक्सपेंशन है वर्क डन जीरो होगा, दोनों को जब फर्स्ट लॉ में रखोगे डेल्टा ई जीरो होगा, डेल्टा ई जीरो होने का मतलब डेल्टा टी जीरो होगा। बोलो बेटा, कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन ठीक। तो ये जो फर्स्ट लॉ वाले क्वेश्चन है ना बेटा, कहाँ से कहाँ तक है? 144 से लेकर 158 तक है, कर लेना। चलो इसको बता दो फटाफट आंसर। 153।
एक सिस्टम ने 20 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब की, प्लस या माइनस? प्लस। Plus. Plus. एंड ऑल्सो डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क, वर्क बेटा प्लस या माइनस? माइनस। अब बताओ कौन सा आंसर सही है? डेल डेल्टा ई बराबर क्यूब, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू बराबर बेटा प्लस 20, डब्ल्यू बेटा -10, First option. First. प्लस का मतलब इंक्रीज। 155 बोलो। एक सिस्टम 50 जूल हीट ले रहा है, प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम 10 जूल, प्लस। First option. ठीक, तो बेटा फर्स्ट लॉ वाले क्वेश्चन कर डालना। 144 से 158, एक दो मैंने नहीं कराया, बाकी सब करा दिए, जैसे ये 158, ये सब कर लेना। ठीक है बेटा, सर शीट शेयर कर दीजिए। अभी कर दूंगा, यहाँ तक अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, Yes. Yes, sir. Thank you, sir. यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।